गुड मॉर्निंग क्लास 9th क्लास है बच्चों। ये आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी की जो बुक है वो बालाजी पब्लिकेशन की चल रही है। ये आपका कोर्स है। सबसे पहले है गद्य खंड, फिर आपका आता है पद्य खंड, इसके बाद आपका है संस्कृत खंड, फिर है आपका एकांकी, इसके बाद आपका है व्याकरण खंड जिसमें कि सबसे पहले है काव्य सौंदर्य के तत्व, फिर है हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, इसके बाद है संस्कृत व्याकरण। तो आज हम आपको गद्य खंड से हिंदी गद्य का विकास एवं स्वरूप पढ़ा देते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का विकास की भूमिका। गद्य शब्द गद धातु के साथ यत् प्रत्यय के योग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहलाना। बोलचाल की भाषा में गद्य का ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, अतः व्यवहारिक जीवन में गद्य का महत्व अधिक बढ़ गया है। यही विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम भी है। हिंदी गद्य के विकास में यह लोगों की धारणा है कि मेरठ तथा दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, राजस्थानी तथा छत्तीसगढ़ी बोलियों को हम हिंदी गद्य के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी तथा ब्रजभाषा में मिलते हैं। हिंदी गद्य को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य। विषय की दृष्टि से गद्य तथा पद्य में यह अंतर है कि गद्य के विषय विचार प्रधान तथा पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। अन्य भाषाओं के सदृश भाषा के साहित्य में भी पद्य का प्रारंभ गद्य से बहुत पहले हुआ। गद्य के लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसमें तर्क, बुद्धि, विवेक तथा चिंतन का अंकुश होता है। गद्य में यथार्थ तथा तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, जबकि काव्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान के साथ वर्णन सूक्ष्म तथा संकेतात्मक भी होता है। गद्य में काव्य व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती, जबकि पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष बल दिया जाता है। तो जो गद्य का साहित्य होता है, इसमें लेखक अपने जो विचारों को अभिव्यक्त करता है वह तर्क होता है, बुद्धि, विवेक तथा चिंतन के आधार पर करता है, जबकि जो पद्य होता है उसमें नियमों का जो व्याकरण के नियम होते हैं उसका कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। राउल वेल इसकी रचना रोड़ नामक कवि ने की है, जिसमें राउल नायिका के नक्सिक के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया गया है और फिर गद्य का प्रयोग होता है। राउल वेल से हिंदी गद्य में नक्सिक वर्णन तथा श्रृंगार परंपरा का प्रारंभ होता है। इसकी भाषा में हिंदी साहित्य की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें राजस्थानी बोली प्रमुख है। नायिका राउल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप से जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर उसकी साज सज्जा भी है। रोड़ कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग करके उनके रूप वर्णन को विशेष प्रभावशाली बना दिया है। कवि ने गद्य में
भी अलंकारिक भाषाओं का सफलता से प्रयोग किया है। इसके बाद आता है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का गद्य एवं शारीरिक रूप है, लेकिन खड़ी बोली स्वयं में कोई बोली नहीं है। खड़ी बोली का विकास विशेष रूप से राजस्थानी गद्य तथा ब्रजभाषा में हुआ है। कतिपय विद्वान इसे दक्खनी तथा अवधी गद्य का मिश्रित रूप मानते हैं। हिंदी गद्य का आविर्भाव के विषय में विद्वानों के मत अलग अलग हैं। अध्ययन की दृष्टि से हमें गद्य साहित्य के जो विकास के आधुनिक भाग विभक्त किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग, जिसे 13वीं शताब्दी से माना जाता है। इसके बाद है भारतेंदु युग या 1868 से 1868 से 1900 तक मानी जाती है। फिर है द्विवेदी युग, इसके बाद है शुक्ल युग या फिर छायावादी युग, फिर शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग या फिर इसके बाद है स्वतंत्रोत्तर युग। फिर आपका आता है खड़ी बोली का विकास। हमें खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग कवि अर्थात गंगा प्रसाद द्वारा विचरित चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलते हैं। इसके अलावा 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक आते आते राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वशिष्ठ, मथुरानाथ शुक्ल के पंचांग दर्शन की रचना की गई। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुंशी सदा सुखलाल की सुखसागर, ईशा अल्लाह खां कृति रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल कृति प्रेम सागर तथा शदल मिश्र कृति नचिकेतोपाख्यान आदि जैसे ग्रंथ हमें खड़ी बोली को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मिलते हैं। और प्रगति पथ को खड़ी बोली गद्य को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल तथा सदल मिश्र का विशेष योगदान रहा है। इन चारों लेखकों की रचना का जो काल है वह 1803 ईस्वी तक माना जाता है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना के रूप में हमें चंद छंद वर्णन की महिमा का उल्लेख किया गया, किंतु कुछ विद्वानों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो गंग कवि की इस रचना के साथ जटमल की गोरा बादल की कथा को खड़ी बोली की प्रथम कृति मानते हैं। इन विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ नाम डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद जी का आता है। इसके बाद मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्कन हो गया। इस प्रकार मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हुए, जिसमें उत्तरी हिंदी व दक्षिणी हिंदी आई। खड़ी बोली का मध्यकालीन रूप कबीरदास, गुरु नानक देव, दद्दू, मुल्लकदास, रज्जब आदि संतों गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा, रहीमदास की मदनाष्टक, आलम की सुदामा चरित्र, जटमल की गोरा बादल की कथा, इसके अलावा वली, सौदा, ईंसा, नज़ीर आदि दक्कनी एवं उर्दू के कवि कुतुब शतम, भोगुल पुराण, संत प्राणनाथ के कुल जमा स्वरूप आदि रूप से हमें मिलते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको हिंदी गद्य का जो विकास हुआ, इसके बाद खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, ये पढ़ा दिया है। इसके आगे आपका आता है भारतेंदु युग, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही।